हेलो स्टूडेंट्स, देखिए देश में कोरोना की वजह से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग्स सभी बंद पड़ी है। तो स्कूल प्रशासन ने आप लोगों के लिए वीडियो या ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। आप लोगों की काफी समय से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जो बच्चे 10th पास करके आए हैं, उनकी जैसी परसेंटेज है, जिसने जितना पढ़ा उसके आधार पर उनकी परसेंटेज आ गई। जो बच्चा शुरुआत से लेके एंड तक टीचर के कनेक्ट में रहा, उसके अच्छे नंबर आए। जो बच्चा समय निकलने के बाद में महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद में टीचर के साथ कनेक्ट हुआ, उसके हिसाब से नंबर आ गए। जो बच्चा लास्ट में जाके टीचर से कनेक्ट हुआ, उसके आधार पर नंबर आ गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा शुरू से लेके लास्ट तक टीचर के कनेक्ट में रहता है, वो अच्छे मार्क्स प्राप्त करता है। तो देखिए, सभी बच्चे आप 10th पास करके 11th में आए हैं और आप लोगों ने साइंस सब्जेक्ट चूज किया। क्या है? साइंस सब्जेक्ट। और साइंस में भी मैथमेटिक्स। साइंस में भी आपने क्या चूज किया? मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। जो बच्चा शुरुआत से लेके एंड तक टीचर के कनेक्ट में रहेगा, उसके बेटर मैथमेटिक्स समझ में आएगी। अभी तक तो आप क्या थे? 10th में 2 महीने निकल गए, तो आप उस किसी पीछे के चैप्टर अगर छूट गया तो आप धीरे धीरे उसको कवर कर लिया। लेकिन यहां पर अगर कुछ पोर्शन छूट जाता है तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, बिल्कुल से भी समझ नहीं आएगा। जो बच्चे 10th में अच्छी परसेंटेज लेके आए, उनके लिए तो ये मैथमेटिक्स बहुत सिंपल होने वाली है। लेकिन जो बच्चे थोड़ी कम परसेंटेज लेके आए, उनके लिए थोड़ा कठिन भी हो सकता है। लेकिन जो बच्चा शुरुआत से लेके एंड तक टीचर के कनेक्ट में रहेगा, या टीचर जो चीजें देगा वो घर पे सॉल्व करेगा, तो उसके अच्छी समझ में आएगी। देखिए 10th में आपने मैथमेटिक्स में जो चीज सीखी है, एपी सीखी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी, और आपने त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कोस, टेन, कोट, कोसाइन, साइन, ये सब चीजें की है। लेकिन आपने वहां भी क्या सीखा? आपने 0 से 90, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। यहां पर आप 0 से 90 के बीच में सीखे। लेकिन यहां पर 11th क्लास में आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा सब कुछ। आपने 10th में 0 से 90 के बीच में घूमे, लेकिन यहां पर मैं आपको 0 से 360 घुमाऊंगा। कितने घुमाऊंगा? 0 से 360। 10th में कहां तक घूमे आप? 0 से 90 डिग्री के बीच में घूमे आप। साइन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, वहां तक ही घूमे हो। लेकिन यहां पर 11th क्लास के अंदर 0 से 360 घूमोगे आप। कितने घूमोगे? 0 से 360 डिग्री के बीच में घूमोगे। 0 से 360 का मतलब मेरे पास में यहां पे 4 क्वाड्रेंट होंगे। कितने क्वाड्रेंट होंगे? 4 क्वाड्रेंट। 1, 2, 3 और 4। प्रत्येक क्वाड्रेंट में 12 फॉर्मूलेज है। प्रत्येक क्वाड्रेंट में 12 है। 12 इसमें है, 12 इसमें है, 12 इसमें है, टोटल 48 हो गए। ये 48 फॉर्मूले आपको अंगुली पे याद हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा। लेकिन आप 10th में 0 से 90 के बीच में घूमे हो, मैं यहाँ पे आपको 0 से 360 के बीच में घुमाऊंगा। 0 से 360 का मतलब यहाँ पर प्रत्येक क्वाड्रेंट के अंदर, प्रत्येक क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसके अंदर 48 फॉर्मूलेज है। ये 48 फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। ऐसे ऐसे फॉर्मूले टिप्स से बता देंगे कि एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आईआईटी, ये सब में आपको बहुत ही सिंपलीफाई करने में मदद मिलेगी आप लोगों को। तो ये दो चीज देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आपने एपी में क्या सीखा? एपी में यानी कि समांतर श्रेणी में
एन एन बराबर या टी एन बराबर ये चीज सीखी है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि टर्म निकालने का फॉर्मूला। एक सीखा आपने क्या, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये चीज सीखी है, सिर्फ आपने ये चीज सीखी है। लेकिन यहां पर तीन सीरीज चलती है, तीन, कौन सी, एपी, जीपी और एचपी, ये तीन सीरीज चलती है। तीनों ये देखिए एपी और एचपी दोनों के दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, जीपी अलग है। ये तीनों की तीनों हम यहां पर 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए मैं ये बता देता हूं कि 10 से रिलेटेड कोई भी चीज यहां पे नहीं है, सिर्फ ये दो फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के आपने 6 फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन कोस टैन कॉट कोसाइन और साइन। लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे वही चीज, लेकिन उन्हीं से 48 फॉर्मूले से निकालेंगे। कितने फॉर्मूले से निकालेंगे, 48 फॉर्मूले, और वो 48 आपके टिप्स के ऊपर याद होंगे, टिप्स के ऊपर याद होंगे। तो देखिए यहां पर जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी लागू हो गई है आपकी इस साल से, और एनसीईआरटी की बुक आ गई है। एनसीईआरटी में जो बुक्स आई है पिछले साल से अलग है, जो एनसीईआरटी का कोर्स है वही है, लेकिन कुछ चीजें हैं तो उसमें से हटा दी गई है, कुछ चीजें हैं इसमें जोड़ दी गई है। तो देखिए कौन कौन से चैप्टर आपके यहाँ पे, पहला है फंक्शन और रिलेशन है, सेकंड चैप्टर आपका हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री हो, थर्ड हो गणित या आगमन सिद्धांत, मैथमेटिकल लॉ ऑफ इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या, 2D, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, संचय और क्रमचय, और आपके हो सकता है ये आधे आपके आपने 10th में सीखा था ये चीजें, 10th में की और तो शायद नहीं हो सकती इसमें। तो देखिए आज हम यहां पर पढ़ेंगे। तो देखिए मैं ये चीज बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स में आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो मैथमेटिक्स आपको समझ में आएगी, चाहे आप कितना भी जोर लगा लेना मैथमेटिक्स समझ नहीं आएगी। अगर आपने एक दिन भी मिस कर दिया यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं समझ में आएगी, तो आप मेरे साथ में कनेक्ट रहेंगे तो मैथमेटिक्स समझ में आएगी। अगर मैथमेटिक्स समझ में आएगी तो फिजिक्स समझ में आएगी, मैथमेटिक्स समझ में आएगी तो फिजिक्स समझ में आएगी, नहीं तो फिजिक्स कुछ भी समझ में नहीं आएगी। पूरी की पूरी फिजिक्स मैथमेटिक्स है, पूरी की पूरी फिजिक्स क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो उसमें अप्लाई होते हैं सीधे के सीधे। तो यहाँ पर फॉर्मूलों की तो भरमार है, फॉर्मूलों की भरमार है, फॉर्मूलों की कोई कमी नहीं है, जितने आप पढ़ोगे उतने ही फॉर्मूले हैं। तो देखिए यहां पर मेरा कहने का मतलब है कि आप यहां पर मैं जो चीज बता रहा हूं वो आप घर पे जाके या घर पर उसको अच्छे से निकालें, मेरे से एक स्टेप आगे होंगे आप, तभी आपको मैथमेटिक्स बेटर समझ में आएगी। यानी कि उस चीज को आप घर जाके रिवाइज करोगे, या रिवाइज करने के बाद में कुछ समय बचता है तो आप पूरा आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बेटर होगा कि मैथमेटिक्स आपको और अच्छी समझ में है। तो मैं पहले बताता हूं आपको कि मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो फिजिक्स आपको आती है, फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं आएगी तो फिजिक्स आपको नहीं आएगी। तो मैथमेटिक्स का रोल आपके जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। 11th जो चीज है, 11th और 12th, ये जो आपके बेसिक 2 साल होंगे, ये 2 साल आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। ये जो बेसिक होगा वो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आईआईटी सबके लिए इक्वल होगा। तो आज आप कोई भी कंपटीशन में बैठ जाना, कोई भी कंपटीशन में बैठ जाना, 11th और 12th का मसाला जरूर आता है। अगर 11th 12th का आपको मसाला नहीं आता है तो आपके लिए साइंस पढ़ना बेकार है, साइंस पढ़ना बेकार है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जब तक आप इन फॉर्मूलास को यानी इन सूत्रों को याद नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लग जाएगी। और हो सकता है कि मैं यहाँ पे पढ़ाता हूं आपको, वो हो सकता है 1-2 दिन नहीं समझ में आए, लेकिन आप कंटिन्यूटी रखोगे मेरे साथ में तो मैथमेटिक्स आपके लिए इतनी इजी हो जाएगी कि आप ये कहोगे बस बहुत अच्छा समझ में आया। लेकिन आप 1 दिन 2 दिन बीच में मिस कर गए तो मैथमेटिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी आपको।
मैं पहले बता देता हूं, जो बच्चा डेली यहां पर क्लास लेगा उसी के ही मैथमेटिक्स समझ में आएगी, नहीं तो वरना मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी। तो जितने भी कंपटीशन है सब में ये मैथमेटिक्स आती है, और मैथमेटिक्स आती है तो फिजिक्स और मैथ्स आपकी एकदम से बेटर हो जाएगी। मैथमेटिक्स की वजह से आपकी फिजिक्स बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो देखिए आज जो चीज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ाने वाला हूं? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स क्या चीज होती है। देखिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जरूर सीखी होंगी आपने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिए क्या होती है, मैं लिखता हूं x² प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। अब मैं इसके फैक्टर करता हूं, फैक्टर करूं तो क्या है, देखिए x², इस 8 के टुकड़े करने हैं, ऐसे करने हैं कि जोड़ने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। ये 10th में सीखा होगा आपने, मैं 10th का लेवल की चीज सिखा रहा हूं यहां पर। देखिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो देखिए मेरे को इस 8 के टुकड़े करने हैं, ऐसे करने हैं कि मेरे पास में प्लस का 2 बचे। तो 8 के टुकड़े करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 4 × 2, 4 में से 2 गया, 2 बच गया, यानी कि 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये बात है कि 8 के ऐसे फैक्टर किया मैंने कि मेरे पास में 2 प्लस का 2 बचे। तो 8 के फैक्टर किए मैंने 4 × 2। ये आपने 10वीं क्लास में सीखे होंगे, 7th में सीखे होंगे, 8th में सीखे होंगे, 9th में सीखे होंगे। ये सब के सब आप 7th क्लास से सीखने लग जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब देखिए यहां से x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसमें मैं कॉमन लेता हूं x कॉमन लूंगा तो x प्लस 4, यहां से मैं 2 कॉमन लेता हूं x प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए इसके जो हल होंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा x माइनस 2 बराबर 0, x प्लस 4 x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, -4, x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस 2, ये यहां से भी देखिए x प्लस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4। यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, यानी x की मेरे पास में 2 वैल्यू आ गई। तो ये जो वैल्यूज मेरे को प्राप्त हुई हैं, ये जो वैल्यूज मेरे को प्राप्त हुई है, ये रियल नंबर्स है, ये रियल संख्या है, रियल वास्तविक संख्या है। क्या है, रियल वास्तविक संख्या है। अब देखिए अब मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूंगा उसमें देखिए मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, मैंने उसका सॉल्यूशन किया तो मेरे पास में x की 2 वैल्यू आ गई, -4 और 2। ये वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या। अब देखिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और लेता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और लेता हूं। देखिए x² प्लस 9 बराबर 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। x² प्लस 9 बराबर 0, x² प्लस 9 बराबर 0। मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, देखिए क्या आती है। तो देखिए x² बराबर क्या हो गया, -9। क्या आ गया, -9। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं तो ये हो गया -9। तो क्या नेगेटिव अंडर रूट के अंदर निकल सकता है बाहर, x² बराबर -9, तो x बराबर अंडर रूट -9। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, नॉट इक्वल। तो देखिए इस प्रकार की इक्वेशन का, इस प्रकार की द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए, क्योंकि मैंने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया है, कोई हल नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इस प्रकार की इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या है। तो देखिए इस प्रकार की द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए समिश्र संख्याएं ज्ञात करेंगे, समिश्र संख्याओं से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए समिश्र संख्याएं क्या होती है, तो देखिए z बराबर
ए प्लस आइटा बी। जेड क्या है यहां पर? कोई समिश्र संख्या है, समिश्र संख्या। जेड क्या है? समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड क्या है? समिश्र संख्या कोई। और ए प्लस आइटा बी। ए जो होगा यहां पर रियल जेड होगा, यानी कि वास्तविक भाग, वास्तविक भाग, रियल जेड, वास्तविक भाग, यानी कि रियल पार्ट। ए क्या होगा? रियल पार्ट होगा। ये जो चीज है आइटा, ये मैंने लिखा है ए प्लस आइटा बी, ये जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं आइटा, आयोटा, आई ओ टी ए, आयोटा, आयोटा। क्या बोलेंगे इसको? आयोटा। ये जो आई है इसको हमें समिश्र संख्याओं में क्या बोलेंगे? इसको आयोटा। यानी कि जेड कोई समिश्र संख्या है। जेड क्या है? कोई भी समिश्र संख्या हो सकती है। जेड ए प्लस आइटा बी। अब देखिए ए प्लस आइटा बी, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ये इसका ए जो होगा रियल पार्ट होगा, जिसके साथ में आइटा होगा, जिसके साथ में आइटा होगा वो होगा इमेजिनरी जेड, यानी कि काल्पनिक संख्या, यानी कि काल्पनिक भाग। ये ए जो है वो है वास्तविक भाग। आइटा बी, जहां पर आइटा के साथ में जो चीज आएगी उसको बोलेंगे इमेजिनरी जेड, यानी कि काल्पनिक भाग। क्या बोलेंगे? काल्पनिक भाग। ए जेड बराबर ए प्लस आइटा बी को हम कैसे बोलेंगे? ए क्या है यहां पे? रियल पार्ट, यानी कि वास्तविक भाग, प्लस आइटा बी। आइटा बी को क्या? जहां भी आइटा आ गया, वो जहां पर भी आइटा आ गया, इसका मतलब ये क्या है? अगर आपके पास में कोई भी मान लीजिए जेड बराबर 3 प्लस 4 आइटा आ गया और आइटा आ गया, इसका मतलब ये जो चीज दे रखी है आपको समिश्र संख्या है। जेड बराबर 3 प्लस 4 आइटा दे दिया, आइटा जहां भी आ गया इसका मतलब वो समिश्र संख्या है। क्या है? समिश्र संख्या। तो जेड बराबर 3 प्लस 4 आइटा, ये क्या है? समिश्र संख्या है, जिसमें 3 क्या है? रियल पार्ट है, यानी कि वास्तविक भाग है, और जहां पर आइटा लगा है वो उसका होगा काल्पनिक भाग, यानी कि इमेजिनरी जेड। इसको काल्पनिक भाग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इमेजिनरी जेड। और ये जो 3 दिया है ये इसका वास्तविक भाग होगा। क्या होगा? वास्तविक भाग। ये होगा इमेजिनरी जेड, काल्पनिक भाग। जहां भी आइटा आ गया जिस संख्या के साथ में, उसको बोलेंगे काल्पनिक भाग, और जिसके साथ में आइटा नहीं है उसको बोलेंगे वास्तविक भाग। तो ये दो चीज समिश्र संख्या। तो समिश्र संख्या क्या होती है? जेड बराबर ए प्लस आइटा बी, जहां पर ए क्या होगा? रियल जेड होगा, आइटा के साथ में जो चीज आ जाए उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी, यानी कि उसका काल्पनिक भाग। तो देखिए इमेजिनरी जेड, काल्पनिक भाग। अब देखिए मैं इसको लिखता हूं, जेड बराबर 5 प्लस 4 आइटा। मैं ये कह दूं इसका वास्तविक और काल्पनिक भाग क्या है? इसका वास्तविक और काल्पनिक भाग। तो मैंने अभी बताया वास्तविक भाग रियल जेड, वास्तविक भाग इंग्लिश में होगा रियल जेड। क्या होगा? रियल जेड क्या है इसका? 5, यानी इसका वास्तविक भाग क्या है? 5। मैं आपको ये कह दूं इसका काल्पनिक भाग क्या है? यानी कि इमेजिनरी जेड, इमेजिनरी जेड क्या हो जाएगा? 4। इमेजिनरी जेड क्या आ गया? 4। यानी कि कोई समिश्र संख्या आपको दे दे और आपसे ये कह दे कि इसका वास्तविक और काल्पनिक भाग, यानी कि इमेजिनरी जेड और रियल जेड कौन से हैं इसके? तो देखिए ये एक मेरे पास में समिश्र संख्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल जेड और इमेजिनरी जेड कौन से हैं? तो देखिए रियल जेड यानी कि वास्तविक भाग कितना है इसका? 5। इमेजिनरी जेड कितना है? काल्पनिक भाग 4। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो ये -4 हो जाता,
यहाँ पर अगर 5 माइनस 4 आइटा है तो रियल पार्ट क्या होता है इसका 5, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता -4। बात समझ में आई मेरी? तो देखिए कोई समिश्र संख्या समान कब होगी, तो देखिए मेरे पास में z बराबर है a प्लस आइटा b, दूसरी समिश्र संख्या है z बराबर c प्लस आइटा d। दो समिश्र संख्याएं बराबर कब होती है, वास्तविक के साथ में, यानी कि z बराबर z है तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास में a प्लस आइटा b, इधर क्या है c प्लस आइटा d, बराबर कब होगी, तो वास्तविक की कंपेयरिंग वास्तविक के साथ होगी। तो यहां से a बराबर क्या होगा c, a बराबर इधर क्या आ जाएगा रियल का रियल के साथ में, रियल का रियल के साथ में, यानी वास्तविक का वास्तविक के साथ में a बराबर c, और यहां से क्या आ जाएगा इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ में कंपेयरिंग, तो इधर से क्या आ जाएगा b बराबर d। कोई दो वास्तविक संख्याएं बराबर कब होगी, वास्तविक का वास्तविक के साथ कंपेयरिंग, a बराबर क्या आ जाए c, ये आइटा b ये क्या आइटा d, तो इमेजिनरी की कंपेयरिंग की, इमेजिनरी का मतलब आयोटा, आयोटा को छोड़ेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि ये तो वास्तविक भाग बराबर क्या आ गया वास्तविक भाग, ये इमेजिनरी भाग बराबर क्या आ गया इमेजिनरी भाग। दो वास्तविक संख्याएं बराबर कब होगी, a बराबर c और b बराबर d। फोकस पॉइंट है ये, ध्यान रखना, फोकस पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, नेवी एनडीए एयरफोर्स, यह फोकस पॉइंट इसका। a प्लस दो वास्तविक संख्याएं बराबर कब होंगे, कब होंगे, तब होंगे जब इसका वास्तविक और इसका वास्तविक बराबर हो और इसका इमेजिनरी और इसका इमेजिनरी क्या हो बराबर हो। बात समझ में आई? दो वास्तविक संख्याएं बराबर कब होगी, जब वास्तविक का वास्तविक के साथ कंपेयरिंग, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ कंपेयरिंग। ठीक है, अब देखिए समिश्र संख्या का जोड़ना, दो समिश्र संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समिश्र संख्याओं का योग, दो समिश्र संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए मेरे पास में z1 बराबर है a प्लस आयोटा b, एक समिश्र संख्या है मेरे पास में, ये ध्यान रखना, एक समिश्र मेरे पास समिश्र संख्या है z1 बराबर a प्लस आयोटा b। मैंने कहा कि दो समिश्र संख्याओं का योग, दो समिश्र संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए एक समिश्र संख्या मैंने मान ली ये, दूसरी समिश्र संख्या मैंने मान ली z2 बराबर c प्लस आइटा d, क्या मान ली z2 बराबर c प्लस आइटा d, और मैंने कहा है कि दो समिश्र संख्याओं का योग, तो देखिए z1 बराबर ये z2 बराबर ये, तो देखिए z1 प्लस z2, दो समिश्र संख्याओं का योग z1 प्लस z2, टू एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2, तो देखिए z1 की वैल्यू मेरे पास में क्या है a प्लस आइटा b और प्लस z2, z2 का मान क्या है c प्लस आइटा d, z1 प्लस z2 a प्लस आइटा b प्लस c प्लस आइटा d। ये मेरे पास में दो समिश्र संख्या थी, उन दो समिश्र संख्याओं का मैंने योग किया है, क्या किया है योग किया है, तो दो समिश्र संख्याओं का योग किया है मैंने, तो देखिए z1 बराबर क्या है a प्लस आइटा b, z2 बराबर है c प्लस आइटा d, दो समिश्र संख्याओं का योग z1 प्लस z2, तो z1 प्लस z2 को a प्लस आइटा b, z2 का मान आ गया c प्लस आइटा d। तो देखिए रियल के साथ रियल ऐड होगा, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी ऐड होगा, कैसे देखिए, तो देखिए ये रियल पार्ट है और इसका रियल पार्ट c है, तो ये हो जाएगा a प्लस c, रियल का रियल के साथ में a, इधर रियल पार्ट क्या है a, ये इसका क्या है इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग, ये c क्या है इसका वास्तविक भाग यानी कि रियल z है ये, और ये क्या है इसका काल्पनिक भाग इमेजिनरी z। तो इसका ऐड करना है मेरे को, क्या करना है ऐड करना है। तो देखिए a को यानी a रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ ऐड होगा a प्लस c आ गया, प्लस इन दोनों में मैंने आइटा कॉमन लिया, क्या ले लिया आइटा कॉमन लिया,
इसमें और इसमें आइटा, इसमें आइटा, इसमें भी आइटा है, कॉमन आ गया। यहां से क्या बचा b, यहां से क्या आ जाएगा प्लस d। तो ये आ गया मेरे पास में दो समिश्र संख्याओं का योग। भी क्या होगा एक समिश्र संख्या होगी। दो समिश्र संख्याओं का योग भी क्या हो गई एक समिश्र संख्या होगी। तो देखिए ये वास्तविक भाग आ गया, ये इसका क्या आ गया काल्पनिक भाग। क्या आ गया ये वास्तविक भाग आ गया और ये इसका क्या आ गया काल्पनिक भाग। तो इसको क्या लिखेंगे रियल z, इसको क्या लिखेंगे इमेजिनरी z। बात समझ में आ रही है भाई मेरी? भाई मेरी बात समझ में आ रही है? z1 मेरे पास दो समिश्र संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समिश्र संख्या को योग, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए मैंने कोई समिश्र संख्या मान ली है, z1 बराबर a प्लस आइटा b, z2 बराबर c प्लस आइटा d, इन दोनों का मैंने योग किया है। z1 प्लस z2 a प्लस आइटा b प्लस c और z2 की वैल्यू c प्लस आइटा d है। तो देखिए मैंने क्या किया है समिश्र संख्या लेने के मेरे पास में z1 प्लस z2, ये z1 की वैल्यू ये z2 की वैल्यू। तो देखिए ये रियल और ये रियल आपस में जुड़ेगा, रियल रियल साथ में आएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी साथ में आएगा। यहाँ पर आइटा, यहाँ पे आइटा, आइटा कॉमन आ गया, यहाँ से b, यहाँ से प्लस d। तो दो समिश्र संख्याओं का योग भी क्या होती है एक समिश्र संख्या प्राप्त होती है। तो ये रियल z, ये इसका वास्तविक भाग, ये क्या आ गया वास्तविक भाग, ये आ गया इसका काल्पनिक भाग। क्या आ गया काल्पनिक भाग। तो दो समिश्र संख्याओं का योग भी क्या होती है एक समिश्र संख्या प्राप्त होती है। दो समिश्र संख्याओं का अंतर, दो समिश्र संख्याओं का अंतर। तो देखिए यानी कि डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ ये तो क्या था एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समिश्र संख्याओं का योग। अब मैं निकालूंगा डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समिश्र संख्याओं का अंतर। यानी कि यही संख्या है मेरे पास में दो, बस दो मेरे पास में समिश्र संख्याएं हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2। मेरे को इसका डिफरेंस करना है, डिफरेंस का मतलब इसका अंतर माइनस। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यह आ गया माइनस और यहाँ पे क्या कर दूं माइनस। तो देखिए z1 की वैल्यू मेरे पास में आ गई, z2 की वैल्यू मेरे पास में आ गई c प्लस आइटा d। ठीक है इसका अंतर करना है मेरे को। तो देखिए अंतर करेंगे इसका। तो देखिए मैंने कहा कि वास्तविक के साथ वास्तविक आएगी। तो देखिए यहां से a, अगर मैं इस माइनस को हटाऊंगा तो माइनस सी माइनस आइटा डी होगा, इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो यहां से क्या आएगा माइनस सी माइनस आइटा डी। तो ये वास्तविक के साथ वास्तविक a माइनस सी प्लस आयोटा, यहां से क्या लिया दोनों में आइटा कॉमन लूंगा, लेकिन जब मैं इस ब्रैकेट को जब हटाऊंगा, इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो माइनस का सी माइनस का आइटा डी होगा। क्या होगा माइनस का सी, तो माइनस का सी यहाँ पे आ गया माइनस का आइटा डी। तो देखिए मैंने प्लस का आइटा कॉमन ले लिया, यहां से क्या आ जाएगा बी और ये माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस डी। तो दो समिश्र संख्याओं का अंतर भी क्या है एक समिश्र संख्या प्राप्त होती है। तो इसका वास्तविक भाग क्या हो गया ये इसका वास्तविक भाग रियल z हो गया और ये इसका काल्पनिक भाग इमेजिनरी z होगा। क्या होगा ये इसका रियल z होगा, ये इसका इमेजिनरी z होगा। अब देखिए ये था मेरे पास में दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर। आप समझ में आया होगा आप लोगों के। तो देखिए मैं इसी पे आपको क्वेश्चन बताता हूं। मान लीजिए आपके पास में दो समिश्र संख्याएं z1 बराबर 2 प्लस 3 आइटा, दूसरी समिश्र संख्या है z2 बराबर 3 प्लस 4 आइटा। दो समिश्र संख्याओं का दो समिश्र संख्या मेरे पास में z1 ये है z2 ये। मेरे को यह योग ज्ञात करना है, यानी कि इसका एडिशन करना है। दो समिश्र संख्या है मेरे पास में, इन दो समिश्र संख्याओं का मेरे को योग ज्ञात करना है। तो देखिए योग ज्ञात करेंगे z1 प्लस z2, z1 प्लस z2। तो देखिए z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 आइटा
क्या आ गई 2 प्लस 3 आएगा और प्लस 3 प्लस 4 आएगा। ठीक है साहब, मेरे पास दो समिश्र संख्याएं हैं 2 प्लस 3 आएगा Z2 बराबर 3 प्लस 4 आएगा। ये मेरे पास में दो समिश्र संख्याएं हैं और मेरे को इसका ऐड करना है, यानी कि इसको क्या करना है, योग करना है, इसका एडिशन करना है। तो देखिए Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू ये है, Z2 की वैल्यू ये है, तो Z1 प्लस Z2 क्या ये आ गया। तो देखिए Z1 प्लस Z2 करेंगे तो वास्तविक के साथ वास्तविक जुड़ेगा 2 प्लस 3, 2 के साथ 3 आ जाएगा, बाहर क्या है प्लस का चिन्ह तो प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए आइटा कॉमन है, प्लस आइटा कॉमन लिया, यहां से 3, यहां से क्या आ गया 4, यहां से क्या आ गया 3, यहां से क्या आ गया 4, इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 5 प्लस 4 और 3 7 8। तो दो समिश्र संख्याओं का योग करने पर हमारे पास में वास्तविक और काल्पनिक भाग आए। तो देखिए हमारे पास में वास्तविक भाग क्या आ गया, ये आ गया इसका वास्तविक भाग, ये इसका आ गया काल्पनिक भाग, इसको बोलेंगे रियल Z, इसको बोलेंगे इमेजिनरी Z। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रियल Z, इसको बोलेंगे इमेजिनरी Z। ये तो था दो समिश्र संख्याओं का योग। अगर इन्हीं समिश्र संख्याओं को का डिफरेंस निकालना हो आपको, इन्हीं समिश्र संख्याओं का आपको डिफरेंस निकालना है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो डिफरेंस निकालेंगे, देखिए Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। तो देखिए Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 आएगा और माइनस 3 माइनस 3 प्लस 4 आएगा। Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 आएगा माइनस Z2 की वैल्यू 3 प्लस 4 आएगा। इसका डिफरेंस करना है। तो मैंने बताया कि वास्तविक के साथ वास्तविक, रियल के साथ रियल, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी, यानी कि 2 का यानी 2 क्या है यहाँ पे रियल नंबर, 3 भी क्या है रियल नंबर, तो इसको लिखेंगे 2 माइनस 3, क्योंकि बाहर क्या है माइनस, इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो माइनस 3 माइनस 4 आइटा हो जाएगा, ये माइनस 3 माइनस 4 आइटा। अब देखिए ये तो इसका रियल आ गया, रियल के साथ में रियल आ गया, अब इमेजिनरी के साथ में इमेजिनरी आएगा, यानी कि काल्पनिक के साथ काल्पनिक। तो यहां से मैं प्लस का आइटा कॉमन ले लेता हूं, इसमें भी आइटा इसमें भी आइटा, तो इसमें आइटा कॉमन लिया तो यहां से क्या आ जाएगा 3 और ये माइनस ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस का 4। तो देखिए इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 इंटू आयोटा। देखिए 3 माइनस 4 क्या बचा माइनस का 1, ये लिख दिया मैंने माइनस का 1, लेकिन इसके साथ में क्या है आयोटा, तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आयोटा आएगा, क्या आएगा -1 माइनस आयोटा। तो इसका रियल पार्ट क्या आ गया, इसका रियल z क्या आ गया भाई -1, इमेजिनरी z क्या आ गया इसका -1, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट क्या है यहां पे -1 क्यों आया, क्योंकि जब भी हम इमेजिनरी निकालेंगे तो आयोटा के साथ में जो चीज होती है वो लेते हैं। यहां पर आयोटा के साथ में क्या है 1 है, मैं इसको लिख सकता हूं 1 गुणा आयोटा, तो आयोटा के साथ में फिलहाल यहां पे क्या है 1, तो इमेजिनरी z क्या आ गया -1, रियल z क्या आ गया -1। बात समझ में आ रही है, अगर ये 2 आयोटा होता तो माइनस का 2 आता, लेकिन यहां पर माइनस का आयोटा है, तो इसका मतलब आयोटा के साथ में कुछ चीज तो है मल्टीप्लाई हुई है 1, तो आयोटा यानी इमेजिनरी z क्या आ जाएगा इसका -1 आ जाएगा। तो ये था तो समिश्र संख्याओं का योग, यानी कि एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर और दो समिश्र संख्याओं का अंतर, डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिफरेंस किया तो मेरे पास में यह आया इमेजिनरी, यानी कि इसका एडिशन किया तब कुछ हो रहा है।
तो यहाँ पे आज मैंने आपको दो चीज बताई है, सम्मिश्र संख्याओं का योग और सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। देखिए, मैंने आज आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कुछ ज्यादा चीज नहीं बताई है, आप लोगों के ध्यान में आई होगी। और अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पर्सनल नंबर पर मेरे को आप पूछ सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे के नहीं समझ में आए, तो मेरे साथ में इंटरेक्शन में आप जितना बने रहेंगे तो आप लोगों को वो चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो मेरे संपर्क में आप बने रहना, आपको हर चीज समझ में आएगी। हो सकता है कुछ बच्चों के प्रॉब्लम आ सकती है, अगर नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे को मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर मेरे से पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है बताने की, कभी भी आप पूछ सकते हैं। और जो चीज बताई जा रही है उन चीजों को आप घर बैठ के अच्छे से निकालना। तो देखिए, आज के लिए जो मैटर है वो इतना ही होगा, कल हम आगे बढ़ेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन रूल और सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा कल होगा। आज तो मैंने क्या किया, दो चीजें बताई हैं, सब्सट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस रूल और एडिशन रूल। अब जो कल बताया जाएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कल की जो चीज होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। तो देखिए, तो आज के लिए इतना ही होगा। धन्यवाद।